ग्रीन मैन ऑफ इंडिया बुलाया जाता है। 10 लाख से भी ज़्यादा पेड़ को बचाए हैं, 5 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ को आप लगाए हैं। हे किताब मैया, तू पिछले जन्म में क्या थी? कहें कि पिछले जन्म में मैं पेड़ थी। कि 2015 और 2020 में भारत में 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन और फॉरेस्ट को काटा गया, जो कि दुनिया में सेकंड हाईएस्ट, ब्राज़ील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद। क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गया डिफॉरेस्टेशन रोकने के लिए? उन्होंने 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों की सर कटवाए, खुद का सर कटवाया। फिर जब लोगों को पता लगा, 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया पेड़ बचाने के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम का एक अवार्ड भी मिला था, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? पेड़ को लगाना, पेड़ को बचाना, ये हमारी नियति होनी चाहिए। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में सुना था, वो प्रोजेक्ट क्या बदलाव ला पाएगा? और जो ऊपर बैठे हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट है अभी, मोदी जी हैं, कोई भी हैं, उन लोग एज ए टॉप लेवल इसे उतना सीरियसली ले पा रहे हैं? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया कुरुक्षेत्र में। 5:30 बजे मोदी जी ने घोषणा कर दी जनता कर्फ्यू। मिशन 125 करोड़ का हिस्सा बनने के लिए आप कुछ नहीं करें तो अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगा दें। 125 करोड़ पेड़ लगेंगे थे। मैंने कहा है कि सांसें हो गई हैं कम, अब तो पेड़ लगा। हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि आप पिछले 40 साल से हर एक दिन एक पेड़ लगाते हैं, ये बात सही है? हमारी ये भी मांग है कि हम राष्ट्रीय ध्वज जहाँ रोहण करें, वहाँ राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का रोपण अनिवार्य हो। कई बार हम ये सोचते हैं कि अकेले ही एक आदमी कितना कुछ बदल लेगा। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान ने अकेले ही 5 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और 10 लाख से भी ज़्यादा पेड़ों को बचाया है। इन्होंने भारत को कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट किया है और इन्हें हम पॉपुलरली जानते हैं एज द ग्रीन मैन ऑफ इंडिया। बचपन में इन्होंने एक पेड़ को कटते हुए देख लिया और तब से इन्होंने पेड़ों को ही अपना जीवन बना लिया है। दोस्तों, खाना पीना के बिना आप कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ मिनट भी हम आपसे ऑक्सीजन ले लें तो आप रह नहीं पाएंगे। क्यों हम लोग इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आज हमारे धरती में पेड़ कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हमारे आने वाले जनरेशन्स को इसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना होगा। आज के एपिसोड में हमने विजय पाल बाघेल सर से इस टॉपिक पर काफ़ी डेप्थ में बात किया है। मैं इंट्रो में इस बार एपिसोड के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस एपिसोड को ध्यान से देखें, ना कि देखें बट इसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी माने और इस मैसेज को आगे बढ़ाएं और खुद भी इम्प्लीमेंट करें। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर विजय पाल बाघेल सर ऑन एग्री टॉक। विजय पाल बाघेल सर, नमस्ते। थैंक यू यहाँ आने के लिए। कैसे हैं सर आप? हरित नमस्ते। सब अपने एग्री टॉक के दर्शकों को भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं बहुत ठीक हूँ, आप सब ठीक रहें। सर, मेरे लिए ये एक ऑनर है क्योंकि जब से मैं आपके बारे में पढ़ रहा हूँ, आपको ग्रीन मैन ऑफ इंडिया बुलाया जाता है। आपने हमारे देश के लिए, वातावरण के लिए इतना सारा काम किया है। जो मैंने पढ़ा था, कुछ नंबर्स कहना चाहूँगा। 10 लाख से भी ज़्यादा पेड़ को बचाए हैं, 5 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ को आप लगाए हैं। भारत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपने एज ग्रीन मैन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट किया है। कैसे हुआ सर ये सब? पता नहीं ये सब कैसे हो गया, और बस पेड़ के साथ आत्मीय संबंध स्थापित हुए बचपन से, और धीरे धीरे वो देश दुनिया तक गया। लोगों की भावनाएं जुड़ी, लोग जुड़े, लोगों ने समर्थन दिया, लोगों ने सहयोग किया। आज इस स्थिति में आने तक पूरा एक जो पेड़ प्रेमी परिवार है वो जुड़ता गया और इस मुकाम तक पहुंचने में संभव हो पाया। सर, मेरा मानना है कि अपने ज़िंदगी को कुछ ऐसे चीज़ की तरफ देने के लिए एक आदमी को प्रेम होना चाहिए और एक करेज भी आना चाहिए। आपने अपना बचपन में, आपने 8-9 साल की उम्र से आपकी कहानी शुरू हुई। स्टार्ट कैसे हुआ सर ये सब? मतलब एक किसी के लिए भी बचपन में ये नॉर्मल नहीं होता है कि पेड़ों के साथ लगाव हो और कभी वो सोचे कि मैं अपना ज़िंदगी इस पे दे दूँ। तो ये आपके लिए स्टार्ट कैसे हुई? एक दिन हम जब जा रहे थे तो रास्ते में 3 लोग एक पेड़ को काट रहे थे। अच्छा। जहाँ से आरी चल रही थी वहाँ से एक न द्रव्य धारा गिर रही थी, लिक्विड दूध जैसा।
तो बच्चे के मन में एक जिज्ञासा होती है और वो बच्चा सवाल करता है कि ये क्या हो रहा है? तो बच्चे को समझाने के तरीके से दादाजी ने बताया कि ये कट रहा है तो ये रो रहा है, पेड़ हो रहा है। वो अश्रुधारा है। हम्म, तो बच्चा उस दर्द को खुद महसूस करता है और तुलना करता है कि मास्टर जी जब एक चांटा मारते हैं हम्म, तो 2 आंसू टपकते हैं। हम्म, इतने आंसू गिरने के लिए इसको कितना दर्द हो रहा होगा, उस दर्द को बच्चा महसूस करता है अपने में और कहता है कि फिर ये पेड़ को बचाना चाहिए। इस क्यों काट रहे हैं, ये नहीं काटना चाहिए। इतने में साइकिल जो चल रही थी तो थोड़ा सा आगे निकल गई, हम्म, बात को इग्नोर किया गया। तो बच्चे का स्वभाव होता है कि जहाँ उसे रोका जाता है तो फिर वो सवाल हट पूछता हट है, हर्ट फील करता है। तो वो फिर बाल हट होती है और जिद होती है कि नहीं, इसको बचना चाहिए, रोकना चाहिए। बच्चा साइकिल से, चलती साइकिल से उतरता है, उतरने के बाद जाता है उस पेड़ से जाके लिपट जाता है कि नहीं इसे मत काटो। आपने सही में किया था ये? हाँ, बिल्कुल। और दादाजी को जब ये होता है कि ये बच्चा इस तरह से इसको कर रहा है तो पुराने टाइम में ना बड़े लोगों की बात मानते थे, सुनते थे जी। उन्होंने उनको डांटा कि मत काटो इसे और जाओ। तो वो ऐसे छोड़ के उसे चले गए। बाद में पता लगा कि वो गूलर का पेड़ है और जितनी भी फाइकस प्रजाति होती हैं यानी दूध देने वाली जो प्रजाति होती जिनसे दूध निकलता है और वो उनमें ज़्यादा ये मात्रा होती है, इस वजह से वो द्रव्य धारा, अश्रुधारा जो थी वो गिर रही थी। वो घटना आचार्य श्री राम शर्मा जी जो युग निर्माण के और शांति कुंज परिवार के मुखिया संस्थापक, वो उनके वो मित्रता थी तो एक बार वो ले गए। जब हम उनसे मिल रहे थे तो उन्होंने वो जिक्र श्री राम शर्मा जी के साथ किया कि ये बच्चा एक दिन ऐसा हुआ कि पेड़ काट रहे थे 2-3 लोग और वहाँ इस बच्चे का भाव ऐसा जगा कि इस पेड़ को बचाना चाहिए। आपकी उम्र उस समय 8-9 साल थी? 10 साल होगी। वो उन्होंने फिर बड़ा पेड़ों के प्रति, क्योंकि वनस्पतियों के प्रति आचार्य श्री राम शर्मा जी का अपना एक बहुत बड़ा ज्ञान है। उन्होंने कुछ जो बच्चे के मन को छूने वाली बात थी वो बताई। तो वो जो घटना थी वो घटना को थोड़ा सा और बल मिला। 5वीं क्लास में हमारे समय पे बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे। सेंटर भी जैसे दूसरे बहुत दूर होता था तो 5वीं क्लास में निबंध लिखने को आता था। निबंध में ही होता था कि 10 लाइन लिखिए, विषय ये है। तो उस समय ना 3 विषय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे कि गंगा पे 10 लाइन लिखिए, गाय पे 10 लाइन लिखिए, देशभक्ति पे 10 लाइन लिखिए। संयोग ये था कि हमारे मास्टर जी ने ये तीनों रटाए थे, इनमें से कोई एक आ जाना है, वो लिख देना है। उस समय पहाड़ में चिपको आंदोलन चल रहा था। तो इन तीनों में से कोई विषय नहीं आया निबंध लिखने के लिए। अच्छा। और विषय आया कि पेड़ पर 10 लाइन लिखिए। अब वो जब प्रश्न है तो प्रश्न जुड़ा उस घटना से, चिपको से नहीं, आपकी घटना से, पेड़ कटने वाली घटना से। यस। और जो बात आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जो बताई पेड़ के बारे में, वो उन सारे को बातों को जोड़ के कि कटता है तो रोता है, हरे पत्ते होते हैं, लकड़ी होती है, फल होता है, फूल होता है, 7 लाइन लिखी गई, 10 लाइन नहीं लिखी गई क्योंकि तैयारी तो थी नहीं। जब लौट के आए तो हमारे दादाजी क्या करते थे, एक चौपाल हुआ करती थी गांव में और सारे बच्चों को इकट्ठा करते थे
और हरि कीर्तन कराने के नाम पे सारे बच्चे आते थे, क्योंकि वो शाम को फिर प्रसाद बांटते थे। बच्चों को बड़ा ये होता है कि प्रसाद मिलेगा, तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। हरि कीर्तन होता था, हरि कीर्तन के बाद एक बोध कथा वो कहते थे। बोध कथा। बच्चों में कुछ नई चेतना आए, नया ज्ञान हो, तो वो एक बोध कथा उनका कहने का एक क्रम था। उस दिन उन्होंने जब उनको ये कहा गया कि आज पेड़ पे निबंध लिखने को आया और उसमें 10 लाइन नहीं लिखी गई, तो उन्होंने जो खेजड़ली की घटना थी राजस्थान की, माता अमृता देवी वाली, उस कथा को उन्होंने सुनाया, बताया कि पेड़ को बचाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 363 लोगों ने अपनी जान दी, अपने सर कटवाई। अच्छा, ऐसा हुआ था? इसके बारे में मैं उतना जानता नहीं हूँ। हुआ ये क्या था exactly से? ये दुनिया की एक अनोखी और अद्वितीय घटना है कि पेड़ बचाने के लिए 1730 में 1730 जबकि पेड़ को इतना नहीं माना जाता था, जब इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं था, उस समय अमृता देवी बिश्नोई उन्होंने, अब उनकी 3 बेटियां थीं, पहले 3 बेटी, उन्होंने उसको कहा, जो पेड़ काटने वाले थे, एक राजा को महल बनाने में चूना भूनने के लिए पेड़ों की लकड़ी की ज़रूरत थी। वो जंगल गए, जंगल में जाके उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया। तो जब पेड़ पे आरी चली तो माता अमृता देवी ने कहा कि तो मैंने इसे बचाने के लिए तुम मेरा सिर काट दो। वाह। उन्होंने 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों की सिर कटवाए, खुद का सिर कटवाया, और फिर जब लोगों को पता लगा तो 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया पेड़ बचाने के लिए। ये घटना, ये कहानी उन्होंने सुनाई। तो हमारे गांव में एक कुम्भकार थे, हमने कहा कि घड़ा तो बनाते ही हो, घड़े का जो मुंह है इतना छोटा कर दो कि उसमें केवल बीज जाए। तो उस तरह के उनसे हमने ना बहुत सारे, हमारे साथ एक टोली बन गई थी, बहुत सारे हमारे समविचारी जो हमारे मित्र थे वो इकट्ठे हो गए थे। तो हमने ना हर घर में एक बीज गुल्लक के रूप में रखा, भाई तुम्हारे घर में जो फल आते हैं उन बीजों को आपको क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है, बस कुछ नहीं करना है। और बरसात के समय पे जहाँ खाली जगह दिखाई दे वहाँ डाल दो, वहाँ उसको डाल देना, न लगाना है न कुछ करना है। आपने ये स्टार्ट किया? हाँ, ये 76-77 में। अच्छा। क्योंकि उस समय बाढ़ आई थी यमुना में। तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास रहे कि हमने कहा कि अगर कहीं जगह नहीं मिल रही है तो बहते पानी में बहा दो, कहीं तो जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ जाके जर्मिनेट हो जाना है उसे। तो इस तरह से बढ़ता गया और ग्रेजुएशन क्लास में आए तो NSS नेशनल के माध्यम से उसमें पर्यावरण का था। अच्छा, पेड़ से इतना लगाव हो गया था कि बहाने ढूंढने लगे पेड़ को कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। जन्मदिन पे पेड़ लगाने का हमने जब शुरुआत की थी कि जन्मदिन मनाएंगे तो पेड़ लगा के मनाएंगे, तो ये सब चलता रहा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया। 1993 में हमको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला। 1993 में देश के पर्यावरण मंत्री बने कमलनाथ, मध्य प्रदेश वाले। तो इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पर्यावरण वाहिनी का गठन किया। अच्छा, वो क्या था सर? पर्यावरण वाहिनी का सरकार और पब्लिक के बीच में एक ऐसा एक संगठन बने, ऐसी एक टीम बने जो पर्यावरण को जागरूक करने का काम करे। क्योंकि ये इशू बढ़ता जा रहा था। जब भी 88 में क्योटो का एक ट्रीट हुआ, पर्यावरण के बहुत सारे इशू बनते गए थे। तो वहाँ थोड़ी सी चेतना जागृत करने के लिए पर्यावरण वाहिनी का गठन किया एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पर्यावरण वाहिनी में हमको कन्वीनर बना लिया। अच्छा। तो हमें ना फिर एक छोटी सी जगह से निकल के पूरे देश के पर्यावरण के बारे में सीख मिली। हाँ,
जहाँ भी जाएंगे कोई दिक्कत है तो दिक्कत का समाधान क्या हो सकता है, तो सारा समाधान हमको पेड़ में दिखाई दिया। बहुत ही ज़्यादा प्यार और पैशन होगा आपके इसके प्रति। आपको गवर्नमेंट में भी ने भी रिकग्नाइज़ किया है। मैंने सुना था कि आपको एपीजे अब्दुल कलाम का एक अवार्ड भी मिला था, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? एक दिन हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मैं गुरुतुल्य मानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। एक दिन पौधारोपण का कार्यक्रम था, तो जब हम पौधारोपण कर रहे थे, हुँ, तो लगाने का जो तरीका था उसको बड़ी बारीकी से देख रहे थे वो। अच्छा। तो बस उन्होंने ना एक टिप्पणी की कि बघेल तुम्हारा मन इतना हरा है हुँ, तो तन भी हरा कर लो। मतलब समझाइए इसका थोड़ा और। अ, क्या कहना चाह रहे थे वो? वो कहना बस उन्होंने कहना यह था कि तुम्हारा मन हरा है तो तन भी हरा हो जाए। अच्छा, तो किसी ने सुन लिया, और ये जो पूरा आप हरित परिधान है, ये परिधान तभी से शुरू हो गया। हमेशा आप हरा पहनते हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक तरह से ना गुरु दीक्षा के रूप में वो बात ले लिया आपने। ली, और उसके बाद एक मैसेज भी जाने वाला होगा। लोगों ने मेरे इस हरित परिधान को, बहुत सारे लोगों ने एडॉप्ट भी किया है। अच्छा। बहुत सारे हमारे जो फॉलोवर हैं, हुँ, वो भी अब ये स्वीकार करने लगे हैं हुँ। कि हमें हरा। मैं भी आज हरा पहन के आया हाँ, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं आपसे मैं बात। मैं नोटिस कर रहा था जी, जी, जी। कि आज हम हमारे जो एंकर होंगे, हुँ, हुँ। वो भी अपने उसमें आए हैं, और अच्छा अच्छा लगता है, और बड़ा सुकून मिल रहा होगा अंदर से, क्योंकि हरा हुँ। रंग कई तरह से बहुत मायने रखता है। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिले हैं बहुत हाँ, बार? हाँ। कैसे हैं सर वो एज़ अ आदमी कैसे थे? मतलब सब लोग उनको बहुत ही हाई रिगार्ड से देखते थे, बहुत ही रिस्पेक्ट आदर वो से देखते थे। अगर मैंने अपने जीवन में, हुँ, माँ-बाप ने तो चलो जन्म दिया है, हुँ, बाकी 2 लोग मुझे ना देवतुल्य लगे। हुँ, आचार्य श्री राम शर्मा जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। हुँ, इनको मैं गुरु से भी ज़्यादा महत्व देता हूँ, हुँ, ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि ये बड़े बिल्कुल धरातल पे, चाहे आचार्य जी की बात करें, चाहे मिसाइल मैन की बात करें, हुँ, 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 बिल्कुल ज़मीनी, उन्हें कुछ बहुत जो दिन दुनिया की चकाचौंध से, इससे कोई लेना-देना नहीं। जीवन को कैसे जिया जाए, मुझे उनकी एक बात और याद आती है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो जीवन मिला है ना, हुँ, इसको ये मान के चलो कि ये पहली और आखिरी बार है, और ये भरोसा नहीं कि ये कब तक रहे, मतलब आगे पल का भरोसा नहीं। हुँ, 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 तो जितना भी पल भर भी अगर ज़िंदगी है, तो पल भर को भी ऐसा जियो जो सब आगे उस बात को कहें कि ये भी एक जीवन था। हुँ। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें। बिल्कुल। सर अगर अगर आपका जन्म फिर से होता, तो क्या आप फिर से यही ज़िंदगी जीना चाहते या कुछ अभी आपके मन में कभी होता है कि शायद मैं कुछ और कर सकता था? अ, ये भी है ना, मन के चाहने से नहीं होता है। हुँ, ये मुझे लगता है कि जो व्यवस्था है ईश्वर की, हुँ, हुँ, अ, या प्रारब्ध है, हमको हमको ये जो जीवन मिला है, इस जीवन में हम 2 काम करने आए हैं। जिनसे हमने लिया है उनको देने आए हैं, हुँ, और जिनको दिया था उनसे लेने आए हैं। हम है ना अपनी बैलेंस शीट ठीक करने के लिए, जो मानवीय जीवन जो मिलता है, हुँ, हुँ, वो काम हमको करने आए। मेरी मेरी एजुकेशन इस पर्यावरण से कहीं दूर तक नहीं है। नहीं मायने रखती। लेकिन काम तो ये है, ईश्वर ने जो निमित्त किया जिस काम के लिए, वो तो ये है। हुँ, मेरे चाहने से तो नहीं हुआ। तो मेरा भी ध्येय यही है कि मैं खुद तो जी रहा हूँ। हुँ, दूसरों को जीवन दान देने के लिए, उनको ज़िंदगी देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हुँ, 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 वो
एक अपने कर्तव्य बोध के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। जब सृष्टि का सृजन हुआ तो सृष्टि ने अपने 2 भागों में बांटा, फौना और फ्लोरा। फौना में जीव जगत और फ्लोरा में वनस्पति जगत, प्लांट्स। यही तो सृष्टि है। जीव जगत में मानव भी है। जीव जगत में जितना भी रचना है सृष्टि की, अगर फीमेल है तो देवी, मेल है तो देवता, उसकी जितनी संख्या है उस संख्या का जोड़ है 33 करोड़। ये मानव नाम का जो प्राणी है, इसकी रचना करने के बाद सृष्टि ने कोई नया सृजन नहीं किया। और ये बहुत पुराना नहीं है। इसके जो आर्गन्स हैं, आंख बनाने में 10,000 साल लगाई नेचर को। कहाँ लगनी चाहिए, कान कहाँ लगनी चाहिए, कितने होने चाहिए, दांत कितने होने चाहिए, नाक कहाँ होनी चाहिए, हाथ कहाँ होने चाहिए, पैर कहाँ होना चाहिए, एक एक अंग को बनाने के लिए हजारों साल नेचर ने लाखों साल लगाए इस रूप में लाने के लिए। और जब ये परिपूर्ण हो गया तो उसके अंदर है ना बुद्धि और विवेक 2 जो फालतू दिए। और मानव नाम का प्राणी बनाने के बाद सृष्टि ने एक बात कही कि आज के बाद मैं कोई नया सृजन नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि तुझे मैंने बना दिया। मेरा जितना सृजन है, मेरी जितनी रचना है, उस रचना का संरक्षण तुझे करना है, अपने को बचाते हुए। अब तक करता रहा। हम सबसे छोटा जीव क्या होता है? जो दिखाई देता है। मैं माइक्रो की नहीं बात कर रहा। चींटी। हम पूछते हैं ना। सबसे बड़ा जीव क्या होता है? जिराफ, हाथी। हम पूछते हैं ना, गणेश जी के रूप में पूछते हैं। जितने भी जीव मंडल है, चींटी है, चींटी के बाद जितने भी आप देखते जाएंगे, हर जीव की पूजा हम कहीं न कहीं करते हैं। पूजा करने का मतलब क्या होता है? पूजा करने का मतलब ही हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये देता है, देवता है, इसको बचा के रखना है। करेक्ट। कुत्ते को हम पूजा करते हैं, कुत्ते की पूजा करते हैं। सांप की हम पूजा करते हैं, शेर की हम पूजा करते हैं, बिल्ली की पूजा करते हैं, उल्लू की पूजा करते हैं। जितने भी जीव हैं जिनका हम नाम जानते हैं, कोई ऐसा जीव नहीं जिसको हम पूजते ना। और तो हमारे जो अवतार हैं, अवतार में है ना, जो दूसरा अवतार है, वो अवतार पता है क्या है? वाराह यानी सुअर। हमारा तो अवतार भी जो सबसे ज्यादा निकृष्ट प्राणी जिसको माना जाता है, वो हमारे अवतार के रूप में। अच्छा। कोई ऐसा जीव नहीं। ये रहा फौना पार्ट। अब आइए अब फ्लोरा पार्ट में। सबसे छोटी वनस्पति क्या है? दूब घास, जिसको जो हमें दिखाई देती है। करेक्ट। और सबसे बड़ा बरगद का पेड़। जितनी वनस्पतियां हैं, हम नियमित रूप से हर वनस्पति की, कभी आंवला नवमी मनाते हैं, कभी बट अमावस मनाते हैं, कभी हम आम की पूजा करते हैं, कभी पीपल की पूजा करते हैं, कभी केले की पूजा करते हैं। ये जितनी वनस्पतियां हैं, उन सबको हम पूजते हैं। करेक्ट। तो इनकी पूजा करने के पीछे भी कोई कारण है, बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि ये बचेगा तो हमारी इकोलॉजी बचेगी। लेकिन ये भी कम हो रही है, ये भी पेड़ भी कम हो रहा है। आज के डेट में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। ये मैं पढ़ रहा था कि 2015 और 2020 में भारत में 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन और फॉरेस्ट को काटा गया, जो कि दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है, ब्राज़ील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद। क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गया है डिफॉरेस्टेशन रोकने के लिए? क्योंकि देखिए, खाने के बारे में सब कोई बात करते हैं,
खाना सबको चाहिए। 4 दिन से ज़्यादा आप खाने के बिना नहीं, 4-5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जितना भी है। पानी के बिना आप 3 से 4 दिन नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन तो हम कुछ मिनट शायद बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह पाएंगे, राइट? तभी भी इंसान ऑक्सीजन और नेचर और पेड़ों को उतना ध्यान नहीं देता है जितना शायद खाना को दे। वही पेड़ काट के हम अपने स्वार्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए या फर्नीचर के लिए, जो भी चीज़ हो, ये सब चीज़ हम लकड़ी के बनाते हैं। क्या आपको लगता है अभी भी हम रोक सकते हैं इसको? ये रोकने में हम देर कर रहे हैं, देर कर रहे हो, देर हो चुका है। बहुत देर हो चुकी है हमको, है ना। मैं नेचर जनरल ने एक, है ना, जब यहाँ पेरिस में जो समिट हुआ था, उस समिट में ना नेचर जनरल ने एक बात सोची कि, है ना, ये आकलन करना चाहिए हमको कि प्रति व्यक्ति कितने पेड़ होने चाहिए कि ये पर्यावरण संतुलित रह सके और किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो सारी चीज़ों को, सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को 500 पेड़ अपने जीवन में चाहिए। एक व्यक्ति को एक 500? व्यक्ति को बिल्कुल बिना किसी प्राकृतिक व्यवधान के सारी संतुलित वातावरण में रहने के लिए उसे 500 पेड़ों की जरूरत का एक आकलन किया गया। नेचर जनरल ने एक सर्वे किया पूरी दुनिया का, तो पाया कि प्रति व्यक्ति पेड़ का औसत 422 है। पर पर्सन 422 पेड़? 422 है। लेकिन 422 जब है, जब कनाडा, रसिया, ब्राज़ील, जापान, इंडोनेशिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जहाँ प्रति व्यक्ति पेड़ का औसत 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक है। मैंने ना पूरी दुनिया की इकोलॉजी को जाना पड़ा, जानने की कोशिश की। मैंने पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं देखा कि जहाँ पेड़ पूजा जाता हो। नहीं हो रहा है। पेड़ की पूजा होती हो, ऐसा देश अगर कोई है तो मेरा भारत है। जहाँ पेड़ की पूजा होने वाला देश में प्रति व्यक्ति पेड़ का औसत कम से कम 500 तो होना ही चाहिए। लेकिन बहुत कम है। बाकी देशों में बहुत ज़्यादा है इससे। कनाडा में ना 9,000 कुछ है पर इंसान, पर कैपिटा। और इंडिया में पर कैपिटा 423। नहीं, 400। ये सिनेरियो तो पूरी दुनिया के हिसाब से है। भारत जहाँ पेड़ की पूजा होती हो, वहाँ प्रति व्यक्ति पेड़ का औसत केवल 28 है। अच्छा, सच में राम भरोसे हमारे यहाँ जो एनवायरमेंटल एजेंसी जो लगती है ना, वो ऐसे ही नहीं लगती है। तो 28 पेड़ एक आदमी एक जिंदगी में यूज करता है, आ रहा है। अच्छा, वो ऑक्सीजन के रूप में ले लो, उसे लकड़ी के रूप में ले लो। यहाँ औसतन पेड़ भारत में केवल 28 है। और कनाडा में आपने बोला 9,700। ओ भाई, इतना ज्यादा। हमारा पड़ोसी देश चाइना है। चाइना में 106 पेड़ प्रति व्यक्ति औसतन आ रहा है। भूटान है हमारे बिल्कुल बराबर में, वहाँ हजारों में है। हमारा पॉपुलेशन भी हाई है इसलिए ना। बात पॉपुलेशन चाइना से तो ज़्यादा नहीं है ना। बात पॉपुलेशन की है ही नहीं। और बात है ना, हम उसकी तो कर रहे हैं ना, हमारी जो आइडियोलॉजी है हम तो उसको पूजते हैं। और पूजने वाली हम देवता को कितना कम किया है हमने। हमें मैं ना 4 पीढ़ियों का, 5 पीढ़ियों का गवाह हूँ। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ कि हमारे दादाजी के समय पे नदी के पानी से सारे काम होते थे। चाहे पीना है, नहाना है, धोना है, जो कुछ काम करना है नदी से करना है। सरफेस वाटर से करना है। करेक्ट। मेरे पिताजी के समय पे कुएं हो गए थे। कुएं से काम चला। कुआं पूजन की जो एक रीति है वो उसी पीढ़ी से चली है, जो आज भी हो रही है। लेकिन आज कुआं का पूजन होता है क्या? कुआं तो है ही नहीं। होता ही नहीं है, सूख गए सारे। मेरे समय पे
हैंडपंप आ गया था, हम्म मैंने हैंडपंप का पानी पिया। मेरे बच्चों के समय पे हम्म बोतल आ गई। करेक्ट। हम नदी से लेके कुएं पे आए, कुएं से हैंडपंप पे गए, हैंडपंप से बोतल पे आए। हम्म अगली पीढ़ी क्या? कहना मुश्किल है। साफ दिखाई दे रहा है। क्या होगा सर? अच्छा, इस समस्या का समाधान तो, क्योंकि बुद्धि और विवेक दिया है इस मानव नाम के प्राणी में, हम्म और हमारी पृथ्वी पर 70% पानी है, हम्म इसका इंतजाम तो वो कर लेगा। इजराइल जैसा छोटा सा देश हम्म कर रहा है ना सारे। करेक्ट। कीमत बढ़ सकती है, हम्म लेकिन उसका इंतजाम समुद्र के पानी को ट्रीट करके कर सकता है। करेक्ट। हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए तो वहाँ के वहाँ कितनी अच्छी खेती होती है, सारे काम पानी के कितने अच्छे होते हैं। करेक्ट। उन्होंने ना एक मोबाइल लेबोरेटरी जो समुद्र का पानी ट्रीट करने वाली थी, एक मोबाइल एक जीप पे बना के उन्होंने प्रेजेंट की। उन्होंने यहाँ आके भारत में बीएसएफ को दे दी थी। पानी का इंतजाम तो हो जाएगा, क्योंकि ये बंद बोतल बंद में कीमत बढ़ जाएगी। बड़ी जो समस्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है। केवल पेड़ होता है और उसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते आर्टिफिशियली। उसको कैसे भी नहीं बना सकते, बना तो पानी को भी नहीं सकते। लेकिन पानी हमारे पास है अभी नहीं, होता ही रहेगा, बस उसके थोड़ा वो बदल जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का तो स्वरूप भी नहीं बदलेगा। ऑक्सीजन कम हो रहा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होनी चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं, कम है। इतनी कम है कि हमारे देश का जो जीवन तंत्र है वो सच में राम भरोसे। मैं 2015 में हमारे जो गणतंत्र दिवस समारोह था, उसमें ना अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब आए थे। अच्छा। करेक्ट। उनको बुलाने के लिए, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार बने, उनका मन था कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को बुलाया जाए। भारत आए। कई बार प्रयास किया। अच्छा, हमारे देश की छवि, विशेषकर नरेंद्र भाई मोदी की छवि तो अमेरिका के मायने में उस समय ऐसी तो नहीं थी ना। कम थी। कम नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ये तो वीजा भी नहीं यूएस का मिलता था इनको। 3 बार हमारे निमंत्रण को अमेरिका ने वापस किया। क्यों? उस क्यों का अगर जानेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। अमेरिकन एजेंसी की जो नोट शीट लिख के आती थी हमारे आग्रह को अस्वीकार करने का कारण जो बताती थी, वो कहती थी कि भारत का ऑक्सीजन लेवल कम है, सही में इस वजह से हमारा राष्ट्रपति नहीं जा सकता है। अच्छा, हमारी सरकार ने भी कई तरह से उनको जस्टिफाई किया कि नहीं, हमारे आपसे पहले हमारे यहाँ बुश आए, क्लिंटन आए और कई राष्ट्रपति आ चुके हैं, आपको भी आना है। आखिरकार इनके जिद्दी स्वभाव के कारण वो आए। 3 दिन का उनका कार्यक्रम था भारत दौरे का, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, जो रिपब्लिक डे। 24 जनवरी को अपने प्रोटोकॉल में रहे। 25 जनवरी को जो हमारा लालच था कि वो आएंगे तो हम उनसे पौधारोपण कराएंगे, और वो भी पीपल का पौधा लगवाएंगे, जो पूरी दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि भारत कितना संवेदनशील है
भारत अच्छा है, ऑक्सीजन ठीक है। लेकिन हाँ, जिस समय पौधारोपण हो रहा था, हम्म। गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट दिल्ली में, वहाँ पे पीपल का पौधा वो लगा रहे थे। उस समय ऑक्सीजन लेवल नापा जा रहा था। हम्म। जान के हैरानी होगी कि जो खतरा था, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए गए थे, यमुना का बिल्कुल किनारा है, डेंस ग्रीन इलाका है, हम्म। तो भी ऑक्सीजन लेवल 11% मापा जा रहा था। तो उन लोग 21 होना चाहिए, हम्म 11 था। उन लोग सही थे, यूएस वाले। सही थे, हम्म। उनका कहना तो सही था ही। ये बात यही नहीं रुकी, जब वो अपने देश वापस गए तो वहाँ की मीडिया ने इस बात को दूसरे ढंग से बड़ा प्रचारित किया कि भारत के दौरे ने हमारे राष्ट्रपति की उम्र 6 दिन घटा दी। मैंने ये पढ़ा था। कई ने घंटों में बताया, कई ने दिनों में बताया, और सीधा कैलकुलेशन उनका था कि 3 दिन का प्रवास, हम्म। आधी ऑक्सीजन, उम्र इतना समय घटी। खूब चर्चा में आया। 6% ऑक्सीजन लेवल जहाँ आ जाता है, वहाँ फिर सांस लेने में दिक्कत हुई। जो इसका कोरोना का हम्म। जो सिम्टम था, वो ऑक्सीजन लेवल कम होना था। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो जो मेन सिम्टम क्या था उसका? ब्रीदिंग इशू। ब्रीदिंग इशू। ब्रीदिंग इशू यानी ऑक्सीजन की कमी। कमी, करेक्ट। 6% ऑक्सीजन वायुमंडल से कम होता है, या हम जैसे कभी ऊपर जाते हैं हम्म। तो जितने ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। जहाँ 6% ऑक्सीजन की एक लिमिट आती है, वहाँ फिर हम सांस लेना मुश्किल मुश्किल हो हो जाता जाता है। है, राइट। उससे जितना नीचे जाएंगे उतना हम हो सकता है कि अंतिम सांस भी ले लें। हम्म। अब 11% जब था, जब बहुत सारे अल्टरनेट किए गए। हम्म। वैसे हमारे यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है 9 और 10 रहता है। अच्छा। हम बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं। हम सांस में क्या ले रहे हैं, हम्म। कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये हमको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है, और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है सर? जैसे मैं कुछ कुछ पढ़ रहा था, एक तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन ये भी पढ़ रहा था कि जो कल्टिवेशन है, एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली, जो मैं शॉक था क्योंकि हमेशा लोग का लगता है एग्रीकल्चर ये सब चीज़ पर्यावरण को बेहतर कर रहा है। जो मैं पढ़ा था कि एग्रीकल्चर और जो लोग अपने गाय भैंस को घुमाते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पाम ऑयल कल्टिवेशन जो आज हमारे सारे प्रोडक्ट में होता है, हमारे खाना में होता है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसके कल्टिवेशन के कारण आज सबसे ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये डिफॉरेस्टेशन हम क्यों कर रहे हैं? इसके सबसे बड़े कारण, कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं? हम जाएं थोड़ा सा पीछे। हमारे देश ने ना ग्रीन रिवॉल्यूशन हम्म। चला था। हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं, हम्म। क्योंकि ना फोटोसिंथेसिस तो हर उससे होता है, वो फसल से भी होता है। हम्म। ऑक्सीजन तो वो भी बनाएगा, बिल्कुल 100%। वो ऑक्सीजन कम नहीं करेगा। हम्म। हम एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दें, लेकिन एग्रीकल्चर में हमने जो केमिकल, हम्म। पेस्टिसाइड, ये जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज किया, हम्म। एक तो हमने धरती की आत्मा को मारा। हम्म। धरती को हमने नशेड़ी बना दिया है आज। हम्म। जब तक है ना उसको नशा नहीं कराएंगे हम्म। इस वो केमिकल्स का, उत्पादन नहीं देगा। नहीं देगा। हम्म। दूसरा, हमने धरती की हत्या की है। पहले न जानवरों से धरती हमेशा उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ी है, क्योंकि पेड़ जब घना जंगल होगा तो उसके पत्ते होंगे, उसका ह्यूमस बनेगा, हम्म। और जानवरों के जितने में मलमूत्र होता है वो उसको उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है। हम्म।
यहाँ जो दिक्कत हुई है वो केवल हम अर्बनाइजेशन की बात करें, शहरीकरण बहुत हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ। हमने ना जो बढ़ाना चाहिए, विकास भी जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पे विकास को नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम विकास किस लिए कर रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए। आगे कौन बढ़ेगा? इंसान। इंसान तो रहेगा ही नहीं फिर, जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हम बिना खाना खाए 10 से 15 दिन जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल। हम पानी के बिना भी 10 से 15 दिन जिंदा रह जाएंगे। हम बिना मकान के भी जिंदा रह जाएंगे। जो कहते थे ना, रोटी कपड़ा और मकान, वो बेसिक नीड्स हैं हमारी। वो उनके बिना तो जिंदा रहते थे, रह भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिना कपड़े के, बिना पैसे के, कोविड ने तो ये बता दिया कि हम बिना पैसे के भी जिंदा रह सकते हैं। पैसे का जीवन में कोई मायना नहीं है। हम जो आर्टिफिशियल सिलेंडर हुआ करता था ऑक्सीजन का, सेकंड वेव का आपको ध्यान आए तो हमें ना उस सिलेंडर के लिए लाइन लगाई हमने। बहुत सारे लोगों को मिला भी नहीं। जिनको नहीं मिला तो हम बहुत सारे अपनों को खोया। खोया ना। बिल्कुल। मन चाहे कीमत ले, कितने पैसे ले ले, सांस दे दे, यानी ऑक्सीजन दे दे, नहीं मिली ना। लेकिन बिना ऑक्सीजन के हम 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है सांस लेने की, वो 3 सेकंड की है। 24 घंटे अगर हमको जिंदा रहना है तो 22 से 27 हजार बार हमको सांस लेनी। केवल 24 घंटे जिंदा रहना है तो 24 घंटे में हमको कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 15 से 16 किलो ऑक्सीजन की हमको जरूरत है। उसको कितने पेड़ देंगे और तो कोई इंतजाम है नहीं। वो भी हमने जो इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है उसको हमने कंपैक्ट किया और सिलेंडर में भरा, तो वो बनाया तो नहीं ना। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कैसे बनता है? वो जो सिलेंडर होते हैं, ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर, ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होता है। तो मानो फैक्ट्री में भी वही जाता है। मानो पेड़ कल नहीं रहे तो क्या हम उससे सरवाइव कर सकते हैं? नहीं, वो कहाँ से आएगा? ये तो हमारे वायुमंडल से कंपैक्ट करके तो फिल किया गया। कम हो गया मानो तो। और हाँ, वो उसको हमने रिड्यूस किया है और उसको वो पैसे में दे रहे उसको भी हम। अच्छा, एक हमने ना कोविड के टाइम पे, आखिरी सांस की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने एक सांस में जितनी ऑक्सीजन ली जाती है उसकी कीमत को हमने समझा, जानने की कोशिश की। तो वैसे तो हॉस्पिटल सब बंद थे, जो क्वारंटाइन सेंटर बने थे वही थे। वहाँ जो सिलेंडर की कीमत थी वो इतनी ज़्यादा थी। नॉर्मल समय में, आज के समय में, अगर दिल्ली में अपोलो में आप अगर वेंटिलेटर पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का बिल है ना, एक सांस का 52 रुपये आ रहा है। एक सांस का 52 रुपये? इतनी ऑक्सीजन लेते हैं। छोटे में जाएंगे तो कम होगा, और छोटे में जाएंगे तो और कम होगा। उस समय तो कोई कीमत ही नहीं थी, कोई कितना भी ले ले लोग देने को तैयार थे। लोग देने को तैयार थे। और 24 घंटे में हमको 22,000 बार कम से कम सांस लेनी है। कितने की सांस ले ली हमने केवल एक दिन जिंदा रहने के लिए? 52 × 22,000। हम 52 को 10 रुपये ही मान लें, मिनिमम हम 10 रुपये ही मान लें। कितने हो गए? 2,20,000 रुपये। 2,20,000 रुपये की तो हमने केवल एक दिन जिंदा रहने के लिए, केवल एक दिन जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, सांस लेके हमने पे किया किसी को। वो आई कहाँ से? हमें कोई अधिकार है अगली 3 सेकंड के बाद जो हम सांस लेने वाले हैं, जब तक हम उसका इंतजाम ना करें? हम खाने का इंतजाम खुद करते हैं, पीने का इंतजाम खुद करते हैं, रहने सहने का, आने जाने का, सारे इंतजामात हम खुद करते हैं, जिनके बिना जिंदा रहा जा सकता है। और जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता, उसके बारे में चिंता करते हैं क्या?
कभी की क्या? शायद नहीं करते हैं हम। करते ही नहीं है। हम्म। हमारे पूर्वजों ने पेड़ की पूजा ऐसे नहीं शुरू की। वो जानते थे कि क्या है इसका। वो जानते थे कि हम्म यही हमारा जीवन है, हम्म। ये बचेगा तो हम बचेंगे। आज हम दज्ञानुसी, रूढ़वादी और इस तरह की जो बात करते हैं, आ, वो हमारे वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, हम्म पूर्वज हमारे बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। हमारी दादी नानी कभी यूनिवर्सिटी गई क्या? हम्म, शायद नहीं। उस समय तो था ही नहीं। था, स्कूल भी नहीं गई। हम्म लेकिन घर में किसी तरह की कोई दिक्कत होती थी, घर का मुखिया बाहर से आया, उसने कहा कि मुझे ये दिक्कत है, तो वो रसोई जाती थी और रसोई से कुछ बना के लाती थी कि तुझको बुखार हो रहा है तो ये ले ले, तुझे दर्द हो रहा है तो ये ले ले, तुझे ये हो रहा है, कुछ भी दिक्कत बता दो। ठीक कर लेते थे। फिजिशियन और सर्जन की जो भी दिक्कत होती थी, केवल बाहर से आने वाले आदमी को बताने की जरूरत थी और ट्रीटमेंट। आज हर चीज का दवा है। आज हर चीज की दवा है, हम्म हर व्यक्ति बीमार है। तो ये आया कहाँ से? हमने खुद अपनी जीवन शैली को ऐसा बना लिया कि हम इसके बसीभूत हो गए, हम इसके गुलाम बन गए। हम्म हमें नेचर से हमने जितनी दूरी बढ़ाई, हम मिट्टी के जितने नज़दीक रहते थे, हम्म पेड़ों के जितने नज़दीक रहते थे, किसी तरह का कोई दिक्कत होती थी क्या? हम्म। उम्र कितनी होती थी? हम कुएं का गंदीला पानी पी के स्वस्थ रहते थे, और आज हाइजीनिक और RO और ये इस तरह के पानी का यूज करते हैं, करेक्ट। फिर भी बीमार होते हैं। हमको जितना नेचर से दूर भागेंगे उतना ज्यादा दुखी होंगे। अभी सर, लेकिन आज के सेटअप में जो आपने बोला प्रॉब्लम, उसके लिए गवर्नमेंट और जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो भी पावर में है वो कुछ कर रहे हैं क्यों? जैसे मैंने ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में सुना था, तो वो प्रोजेक्ट क्या बदलाव ला पाएगा? और जो ऊपर बैठे हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट है अभी, मोदी जी हैं, कोई भी हैं, उन लोग एज ए टॉप लेवल इसे उतना सीरियसली ले पा रहे हैं? अभी इन दिसंबर के महीने में हम्म COP28 हुआ। हम्म पूरी दुनिया के 197 देश एक मंच पे इकट्ठे हुए। हम्म मुझे भी उसमें शामिल होने का मौका मिला। हम्म वहाँ ये चिंता थी कि ना, ये क्लाइमेट चेंजेस की जो ग्लोबली प्रॉब्लम है, हम्म इससे हम कैसे निजात पाएं। दुबई आज से नहीं 50 साल पहले हम्म बिल्कुल मिट्टी था, ड्राई था, कुछ था ही नहीं वहाँ। कुछ भी नहीं था। तो वो उदाहरण, एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है हमको। उन्होंने आर्टिफिशियल रेन करके दिखाया। क्लाउड सीडिंग। उन्होंने हमको है ना आर्टिफिशियल लेक जो उन्होंने बनाई, और ग्रीन कवर कितना जबरदस्त किया है। हम्म जहाँ कुछ नहीं था, 50 साल में उन्होंने वो कर दिया जो हमारे पास सब कुछ था, जिसको हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन वो जो क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन क्रिएट कर रहे हैं, वो सही में वातावरण के लिए अच्छा नहीं है, जो मैंने सुना है। देखिए, विज्ञान जो भी एक्सरसाइज करता है, हम्म वो उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। हम्म। जो नेचुरल सिस्टम है वो उसके तो विपरीत है ना। लेकिन उन्होंने वो सब कुछ तैयार कर दिया। वहाँ चिड़ियाओं की चहचहाट बहुत अच्छी सुनाई देती है, हम्म। जो नहीं हुआ करती थी, आज है। उन्होंने जीवन को वहाँ लाए हैं। अगर बहुत कुछ अच्छा करना है और कुछ नुकसान करना है, तो नुकसान करना ज़्यादा ठीक रहता है। हम्म
जो उन्होंने किया, हम विकास के नाम पे विनाश जो कर रहे हैं, मतलब कम अच्छे के लिए हम ज्यादा बड़ा नुकसान जो कर रहे हैं, वो घातक है। पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन भरोसे किसके? हमको बड़े चौड़े रोड बनाने हैं, बिल्डिंग्स हमको बनाने बड़ी हैं। बिल्डिंग्स बनानी है, हम कितना कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, कंपनसेटरी हम कर क्या रहे हैं? मैं इस बात को हर जगह कहता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो चकाचौंध जो हो रही है, अगली पीढ़ी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, हम कितना भी वैभव छोड़ के जाएं, जब उसको प्रयोग करने वाला नहीं रहेगा, हम अगली पीढ़ी को क्या छोड़ के जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी। मेरे मेरे मैं मुझे याद है कि जब मैं ये घटना भी मेरे इस पर्यावरण के साथ जुड़ने में बड़ा अहम भूमिका निभाती है। मैं जब प्राइमरी क्लास में पढ़ता था तो हमारे यहाँ डिप्टी साहब, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबसे छोटा सा अधिकारी होता है, डिप्टी जिसको बोलते हैं, उसका मुआयना था। वो आए, आने से पहले 1 हफ्ते पहले हमारे मास्टर जी ने हमको है ना वो सारी चीज़ें कि कैसे बोलना है, कैसे रहना है, क्या बताना है, क्या सुनना है, क्या जानना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाए। खूब समझाई। आए, पहली बार उनके हाथ में पानी की बोतल देखी गई और ये अखबार की खबर बनी। कैसा आदमी है, क्यों? पानी साथ लेके चल रहा है। सही में पानी को पिलाना बड़ा पुण्य का काम माना जाता था, बिल्कुल, आज भी। आज भी। और पानी साथ लेने का कोई परंपरा, कोई इस तरह की नहीं थी कि कोई पानी साथ लेके चले। अखबार की खबर बनी। और आज जिसके हाथ में पानी की बोतल ना हो, वो बेवकूफ है। अरे पानी भी नहीं है इसके पास। तो मैं इस बात को कहता हूं कि ये पीढ़ी तो कट गई। अगली पीढ़ी स्कूल जब जाएगी तो उसके कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, किताबों का बक्सा नहीं होगा। सही में ऐसे जो अचंभा हो रहा है, ऐसे हमको जब होता था कि अरे पानी साथ लेके चल रहा है। लेकिन पहले आप लोग जब पानी पीना था तो कैसे पीते थे? बहुत सारी प्याऊ, बहुत सारे जगह जगह पानी पिलाने का एक बड़ा सिस्टम था। आज भी है, ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है। जिसके हाथ में पानी नहीं होता, क्या वो प्यासा मर जाता है क्या? दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ, मैं बच्चों स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को कहता हूँ कि भैया तुम्हारे बैग में क्या क्या है, तो बताते हैं कि ये है, ये है, ये है, जो उसके एसेसरीज होती हैं एजुकेशन से संबंधित, बुक्स और ये सब। उसके साथ वो बच्चे बताने में शुरुआत पानी की बोतल से करते हैं। बिल्कुल कि हमारे बैग में जी पानी की बोतल होती है। लंच बॉक्स का जिक्र करते हैं। मैं इन्हें दूसरा सवाल करता हूँ कि भाई ये बताइए कितनी देर के लिए आते हो स्कूल? 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। अगर नहीं लाओगे तो मर जाओगे क्या? कुछ नुकसान होगा क्या? कि नहीं, तो भी लेके आते हैं। जिसके बिना हम कोई नुकसान नहीं होने वाला हमको, उसको हम बैग में साथ लेके चलते हैं केवल 5-6 घंटे के लिए। जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते उसके बारे में तो चिंतन नहीं करते बिल्कुल भी। मैं उन बच्चों से ये भी कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स से आज जाके एक सवाल करना, उनसे कहना कि हमारे दादाजी ने क्या तुमको ऐसा ही माहौल दिया था, वातावरण दिया था कि तुम बैग में पानी की बोतल लेके जाते थे? तो जवाब मिलेगा नहीं।
तो आपकी पीढ़ी ने ऐसा जुर्म क्यों किया है इस प्रकृति पे कि आज हमें पानी की बोतल साथ लेके चलनी पड़ रही है? आया थोड़ा सा मार्मिक तरीके से, लेकिन मैं उस पीढ़ी को कहता हूं हम्म कि तुम्हारे पेरेंटल बॉडी ने जो अन्याय किया है, जो कुकृत किया है इस नेचर के साथ, हम्म वो कम है, तुम ज्यादा कर रहे हो। तुम्हारा बच्चा जब स्कूल जाएगा तो उसके कंधे पे ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। फ्यूचर यही आप कह रहे हैं। स्वीकार करते हैं बच्चे, होगा, होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए तो क्या करना है? वातावरण को बचाओ, पेड़ लगाओ। लगाओ। दूसरा सवाल मेरा होता है बच्चों के साथ, कभी किताब से बात करती है, किया है? बच्चे कहते हैं नहीं। हम्म आज करना, क्यों? किताब खोलना, हम्म किताब को पहले तो प्रणाम करना, प्रणाम करके फिर उससे सवाल करना, हम्म उससे पूछना एक सवाल कि तुम्हारा हे किताब मैया, हम्म तू पिछले जन्म में क्या थी? अच्छा। सब जानते हैं, सब जवाब देते हैं, हम्म कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं पेड़ थी। एक पेड़ कटा, एक हमने ना एवरेज भी निकाला अपने देश में, हम्म केजी से पीजी तक कितने कागज की जरूरत होती है? कितनी? तो एवरेज आया है कि प्रति वर्ष एक विद्यार्थी 35 किलो कागज खर्च करता है प्रति वर्ष? प्रति वर्ष, केजी से पीजी तक। हम्म और एक पेड़ से ज्यादा 35 किलो ही कागज बन सकता है। अच्छा, एक पेड़ से 35 किलो कागज बन एक पेड़ की लकड़ी से ज्यादा 35 किलो कागज ही बन सकता है। हम्म तो एक पेड़ की लकड़ी से बने कागज तो हमें केवल किताब के लिए चाहिए। एक बलिदान हुआ ना, तब पढ़ रहे हो ना, एक हम्म चाहते हो तुम्हारा बच्चा भी पढ़े, तो पेड़ लगाओ। तो मैं कहता हूँ बच्चों से ना, कोई भी फल हाथ में लो, हम्म उससे भी एक सवाल करो और उससे पूछो कि तुझे किसने लगाया था जिसका मैं फल खा रहा हूँ? हम्म मैंने तो नहीं लगाया, खाने वाले तो नहीं लगाया। क्या जवाब आएगा? किसी बड़े ने लगाया होगा। बिल्कुल। चाहते हो तुम्हारा बच्चा फल खाए, तो उसके लिए क्या करना है? फल का पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो हर चीज को मैं धार्मिक मंचों पे बहुत जाता हूँ, हम्म सभी धार्मिक मंच लगभग बुलाते हैं, सभी धर्मों के बुलाते हैं। मैं 25 दिसंबर को बहुत सारे क्रिसमस डे के कार्यक्रम में बुलाता है। हम्म मैंने कहा कि भाई ये ना, तुम ये नकली पेड़ को क्यों पूज रहे हो? क्रिसमस होता है ना, क्रिसमस ट्री होता है ना, असली भी होता है। हाँ, हाँ, एरोकेरिया होता है ना, एरोकेरिया आई थिंक कनाडा अमेरिका में बहुत ज्यादा। सभी जगह होता है, हमारे यहाँ भी खूब है। हम्म लगाओ। मैंने कह दिया कि आप अगर एरोकेरिया, ओरिजिनल एरोकेरिया को नहीं लगाओगे तो मैं नहीं आऊँगा। वो लगाए। हाँ। अच्छा, मैंने ना 8 धर्मों को बड़ा डीपली पढ़ा है। हम्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, भाई, सब पढ़ा है आपने? और इन सारे धर्मों का अगर
सृजन जहाँ से हुआ है। मैं बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में जाता हूँ, कहता हूँ कि बोधि वृक्ष नहीं होता तो बौद्ध धर्म होता क्या। हम्म, मैं जैन धर्म के कार्यक्रम में जाता हूँ, अगर केवली वृक्ष नहीं होते तो जैन धर्म होता क्या। क्योंकि ना इनके 24 जो तीर्थंकर हैं हम्म, वो भगवान ऋषभनाथ से लेके भगवान महावीर तक सारे केवली वृक्ष के नीचे बैठ के तो उन्होंने केवली ज्ञान प्राप्त किया। हम्म, सिखों में जाता हूँ, रीठा साहब, नानक माता और ये बीर साहब, क्या है सिख धर्म का सृजन करता है। हम्म, इस्लाम में जाता हूँ, खजूर का पेड़ नहीं होता तो। सारे धर्म में पेड़ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं, सारे धार्मिक ग्रंथों को मैंने बारीकी से पढ़ा है। हम्म, और मैं ना जो बुद्ध वाटिका है, जो धम्मपथ में जितने भी पेड़ों का जिक्र है, चाहे मसीही वाटिका है, तीर्थंकर वाटिका है, कुरानी बाग है, जितने भी कुरान में जितने 29 पेड़ों का जिक्र है, बहुत अच्छा भी जिक्र है। उसमें हिना का है, उसमें रेहान का है, जिसको हम तुलसी अपने यहाँ बोलते हैं। कुरान में रेहान का बहुत अच्छा जिक्र है। तो ये सारे धर्म हैं, सारे धर्मों तो पेड़ से ही जने ना। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये ना हमको जीने के लिए 5 तत्व चाहिए होते हैं, और उन तत्वों को पाने के लिए हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान क्या है? मेरी नज़र में, जिस नज़र में जो जिस रूप में स्वीकार करता हो करे। मेरी नज़र में एक है ना, वो एक भौतिक शब्द है भगवान, जो 5 अक्षरों से मिलके बना है। भ, ग, व, आ, न। और हमें जीने के लिए 5 तत्वों की जरूरत है, 5 भूतों की जरूरत। यही तो है पांचों। भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर। इन 5 तत्वों को जो देता है, प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, वो भगवान। और इन 5 तत्वों को सीधा देने वाला अगर कोई है तो वो पेड़ है। पेड़ हमें सारे चीज देता है ना भगवान। नहीं, 5 को कहीं से भी जोड़ लें, पेड़ के अलावा कोई ऐसा न प्रकृति प्रदत्त कोई अवयव ऐसा है, न मानव प्रदत्त कोई ऐसा, इन 5 चीजों को हमें, जब तक ये 5 महात्मा तुलसीदास जी ने तो एक चौपाई में कह दिया कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। जब तक 5 तत्व हमारे साथ होते हैं तब तक हम जिंदा हैं। और इनको सीधे सीधे देने वाला कौन है? पेड़, केवल पेड़। तो हमें ना हर तरह से पेड़ को लगाना, पेड़ को बचाना, ये हमारी नियति होनी चाहिए, सबकी नियति होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मान्यता है कि 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनियां प्रकृति संवर्धन का काम करती हैं। केवल एकमात्र योनि, और वो संकट भुगत रही है। उसका नाम दे रही है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? गर्मी बढ़ना। हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है तो हम उसको नाम देते हैं फीवर। हमारा टेम्परेचर बढ़ गया ना, बुखार हो गया हमको।
हमारी धरती को बुखार हो रहा है, हम्म, बुखार ही तो है। बिल्कुल। इस बुखार का इलाज क्या है? पेड़। केवल पेड़। इस धरती को जितना हम हरा करेंगे, यानी इसके टेम्परेचर को हम जितना गिराएंगे, हम्म, बुखार कम होगा। धरती के ऊपर की सतह ग्रीन होगी तो नीचे का वाटर टेबल अपने आप ऊपर आएगा। क्या हमारी गवर्नमेंट, क्या हम लोग इसके बारे में कुछ कर रहे हैं? करना चाहिए। लेकिन अभी तक किया नहीं है। जो ग्रीन वैली प्रोजेक्ट जो होता है जितने उसके बाद प्रयास होने चाहिए वो प्रयास नहीं हो पा रहे। हम्म, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया की जो बात हो रही ग्रीन है, वॉल ऑफ इंडिया, यस। ये 2006-07 में एक अफ्रीका में सहारा डेजर्ट की धूल इतनी आती थी हम्म, कि उसको रोकने का एक प्रयत्न किया गया कॉन्टिनेंटल के माध्यम से कि हम यहाँ एक ग्रीन कॉरिडोर बना दें। उसका नाम ग्रेट वॉल दिया गया। तो ये जो डस्ट है ये इसको वो रोकेगा और हमारा इधर का क्लाइमेट ठीक होगा। हम्म, और हुआ भी। करेक्ट। आशातीत परिणाम उसके उस कॉन्टिनेंट ने महसूस किए। 2019 में सितंबर महीने में एक COP 14 हुआ, भारत ने उसको होस्ट किया। उसमें हम भी पार्टिसिपेंट थे। अच्छा। तो उसमें एक फीडबैक पेपर दिया गया सभी को कि भाई तुमको कैसा लगा और ये इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान का कोई स्थायी उपाय आपकी नज़र में क्या हो सकता है। तो हमने ने एक लाइन में लिखा कि ना जिस तरह से अफ्रीका में ग्रेट वॉल बनाया गया वैसे ही अगर भारत में ग्रीन वॉल बना दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। साउथ ईस्ट एशिया के सारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो, तो इसका आइडिया आप ही का था? ये आइडिया हमारा था। अच्छा, तो आप ही ने क्रिएट किया ये आइडिया? हाँ, ये जब गया तो हमारे प्रधानमंत्री का भाषण था उसके बाद। कब की बात है ये? 2019 में मोदी जी थे। हाँ, तो उसमें ना इन्होंने कहा कि ना वो कॉन्टिनेंटल ग्रेट वॉल पूरा बना पाया नहीं बना पाया, लेकिन भारत एक ग्रीन वॉल बनाएगा। इन्होंने ना वैसे अपने भाषण में ये बात रख दी। उसके बाद चर्चा शुरू हो गई और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय हमारे पीछे लग गया कि तुमने एक नया बीज बो दिया है और ये क्या होगा कैसे होगा इसको डिजाइन करना है। हमने कहा सीधा सा फंडा है, वहाँ सारा डेजर्ट था, हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को रोकने के अब तक जो प्राकृतिक एक तरीका था वो ये अरावली रेंज था। ये अरब सागर से जितनी भी धूल आती थी, आंधी आती थी, उसको वो रोक लेता था। हमने ना अरावली को ख़त्म कर दिया है, तो वो सीधा डायरेक्ट आ रहा है और जैसे ही मॉइस्चर बढ़ता है तो वो गैस चैम्बर का रूप ले लेता है और साउथ ईस्ट एशिया पूरी प्रभावित हो जाती है। AQI लेवल हमारे यहाँ तो मेजरमेंट की इतनी कैपेसिटी रखने वाली मशीन नहीं है कि जो 999 के बाद ज़्यादा ही होता होगा, लेकिन हमारी मशीन 999 की है, पहुँच जाता है वहाँ तक। तो अब क्या हो कैसे हो, हमने कहा इसके ना बस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को रोकना है तो यहाँ ग्रीन वॉल बना दो। कब की बात? 2019 में आपने? 2019 में ये कंसीडर कर लिया भारत सरकार ने। कहा गया ना पोरबंदर से लेके और पानीपत तक हम 1400 किलोमीटर उन्होंने कहा। फिर हमने कहा कि ना क्यों ना हम अरब सागर से लेकर हिमालय को जोड़ दें, तो फिर हम जो हम अभी कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा की पराली जलती है तो इसका ये आ जाता है, तो वो उसको रोक लेगा। तो फिर उन्होंने 1460 किलोमीटर उसको लंबाई काम शुरू हो गया। 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस होता है। तो हमारा प्लान बना, हमने कहा ना सरकारों को काम तो सरकारों जैसे होते हैं, हमने कहा इसको है ना खटखटाते रहना चाहिए। तो हमने एक पदयात्रा शुरू की जहाँ से ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनना शुरू होनी थी और जहाँ तक
डिजाइन की गई थी। हमने वहाँ पदयात्रा की 100 दिन की। अच्छा, आपके साथ भी लोग थे? बहुत सारे और वो स्थानीय स्तर से जुड़ते गए और हम बहुत सारे लोग। हम पोरबंदर से शुरू हुए, 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। हमने एक दिन में हम चले करीब 15 से 20 किलोमीटर। अच्छा। 100 दिन की यात्रा थी। हम पहुंच गए। जिस दिन समापन था उस दिन 21 मार्च था, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे था। 11 दिसंबर से 21 मार्च। 21 मार्च को समापन था। हम जब वहाँ पहुँचे तो उसी दिन कोविड आ गया। ओ हाँ, कोविड के समय ही ये पूरा सारा चीज़ हो गया। और 5 बजे हमने ना राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया कुरुक्षेत्र में। और 5:30 बजे मोदी जी ने घोषणा कर दी जनता कर्फ्यू। फिर वो कार्यक्रम हुई समापन होने के बाद। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि तुम्हारी यात्रा का समापन का इंतजार कर रहे थे क्या। जब हो गया, होने के बाद 2 साल 3 साल ये उसमें चले गए। हम फिर पीछे लगे क्या हुआ। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, पोरबंदर से लेकर पानीपत तक 10 साल का प्रोजेक्ट है। उसमें 2-3 एजेंसियां लगाई गई हैं। जोधपुर में काफरी है, जाफरी है। ये जो जिस क्लाइमेट का जो पौधा है, गुजरात में कौन सा लगेगा, राजस्थान में कौन सा लगेगा, उस तरह का प्लान है। वो अभी कंसीडर है, हमने संसद में भी उठवाया। कब तक हो पाएगा ये खत्म? ये 2030 तक का था। हो जाएगा, हो जाना चाहिए। पेड़ बढ़ने में भी तो टाइम लगेगा। लेकिन वो पेड़ उस तरीके के हैं जो फास्ट ग्रोथ भी है। अच्छा। राजस्थान में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि राजस्थान की जो स्पीसीज हैं वहाँ की वो स्लो ग्रोथ की हैं। बाकी होगा और होना चाहिए। हम पीछे हैं, लगे रहेंगे, तो हो जाना चाहिए, होना चाहिए। सर और क्या समाधान है? जैसे मानो जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपने कई लाखों करोड़ों पेड़ प्लांट किए हैं, तो ऑब्वियसली पेड़ प्लांट करना एक चीज़ हुआ, बट एज यंगस्टर्स और एज पीपल जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने वातावरण और हवा को बेहतर करने के लिए? क्योंकि अगर वो लोग समझ जाएं तो शायद तुरंत ही ये पॉडकास्ट देखने के बाद वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करने लगे। हमने न लगाने का एक 2011 में ना भारत की जनगणना शुरू हुई। जनगणना हुई ना 2011 में। तो ये माना गया कि हम 125 करोड़ हैं। तो हमने एक मिशन 125 करोड़ लॉन्च किया। करेक्ट। हमने कहा कि जन्मदिन सबका आता है, साल में एक बार तो आता ही है। बिल्कुल। मिशन 125 करोड़ का हिस्सा बनने के लिए आप कुछ नहीं करें तो अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगा दें। बस 125 करोड़ पेड़ लगेंगे। फिर 125 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सारी जिम्मेदारी तुम ही ले लो, एक तो लगा सकते हो ना। वो लगाने का काम जिस तरह से हम कंपलसरी होना चाहिए सर, हर आदमी को लगा। बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। और उसमें ना मेरे ख्याल है हम 35 से 40% उसमें हम अचीव किया। हमने लोगों को इतना मोटिवेट किया कि लोग लगाने के बाद हमको कोई फोटो भेजता है, कोई मैसेज भेजता है। तो लगाना ही हम ही क्यों लगाएं, पहले से ये हमको जानना है। अभी पीछे की जो वार्ता हुई है, इस वार्ता में हमने कहा है कि हमको 3 सेकंड के बाद जो सांस लेनी है, अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाना है, आज के हालात क्या हो रहे हैं। हम अपने जितनी कमाई है उसका 60% केवल हम हेल्थ के लिए खर्च कर रहे हैं, उसको भी तो हमें बचाना है। बिल्कुल। तो कब क्या हो जाए
ये तो चलो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हमें प्रिकॉशंस तो लेने हैं और हमें वो सीख लेनी है अपने पुराने लोगों से। वो कैसे रात होते ही पेड़ के पास जाने से मना करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जीवित प्राणी है, सो रहा है, ये सो रहा है, इसको कोई नुकसान नहीं करना है, काटने नहीं देते थे। और मैं गवाह हूँ इस बात का कि अगर फल भी तोड़ते थे तो पहले पेड़ से पूछते थे कि मैं और पूछने से और नहीं पूछने से मना तो करेगा नहीं, लेकिन मन को जिस व्यक्ति पूछ रहा है हाथ जोड़ के, वो कितना उस फल की जो महत्व है और फल की जो उपयोगिता है, फल से होने वाले जो लाभ हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं। मैं धार्मिक स्पिरिचुअल भी पेड़ों को जोड़ के मैं कहता हूँ कि ना इस भौतिक संसार में आने पे आदमी के लिए दैहिक दैविक भौतिक 3 तरह के संकट आते हैं, सभी के साथ आते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा कि जो किसी न किसी परेशानी से ग्रसित ना हो। उसका समाधान के लिए वो अपनी तरीके से समाधान ढूंढता है। वो जाता है, डॉक्टर के पास जाएगा, ज्योतिषी के पास जाएगा, पंडित जी के पास जाएगा, तांत्रिक के पास जाएगा, वो उसका समाधान करता है, सोचता है, वहाँ जाता है, वो अपनी कंसल्टेशन फीस लेता है और अपना उपचार जो हो सकता है वो करता है। करेक्ट। करने के बाद मैं उनसे सवाल करता हूँ, सभी से सवाल करता हूँ और आपके दर्शकों से भी सवाल करता हूँ कि आपके सामने जो भी संकट आया है, उस संकट के समाधान की किसी ने गारंटी कार्ड दिया क्या? नहीं। तो जब भी आप जाएं, आप जिसके भी पास जा रहे हैं, वो उसके बदले आपसे शुल्क ले रहा है, दक्षिणा ले रहा है, फीस ले रहा है, जिस रूप में जो ले रहा है वो ले रहा है, तो गारंटी क्यों नहीं ले रहा? उसे गारंटी देनी चाहिए ना। बिल्कुल नहीं दे रहा है और नहीं देगा। लेकिन प्रकृति के साथ, इस पेड़ के साथ ऐसा नहीं। एक हमारा हरित सत्याग्रह नाम से एक मूवमेंट चल रहा है अभी। हमने कहा है कि पेड़ को जीवित प्राणी का वैधानिक दर्जा मिले, जो है स्वीकार तो सब करते हैं। बिल्कुल। तो एज ए ह्यूमन बीइंग उसको लीगल स्टेटस मिले, ये हमारी सरकार से मांग है और लोकसभा समिति में वो कंसीडर भी है। वो पेड़ में हमारे जितने गुण हैं हमारे अंदर, वो सारे उसमें हैं। पेड़ को दर्द होता है, सब कुछ होता है, इमोशंस होते हैं, संवेदनाएं, सब कुछ संवेदनाएं, जैसे सारे भावनाएं होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसमें ना विकार नहीं है। केवल एकमात्र ऐसा जीव इस पूरे ब्रह्मांड में कि जो विकारहीन है। किसी न किसी जानवर को देखेंगे, अगर उसे मारेंगे तो वो लौट के आप पे आक्रमण करेगा, करता है ना। बिल्कुल। पेड़ ही एक ऐसा जीव है, पत्थर मारोगे तो भी वो फल देगा। उसमें विकार नहीं होने की वजह से उससे में सबसे ज्यादा ऑरा क्रिएट होता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। और वो ऑरा नेगेटिविटी को खत्म करने का काम करता है। मैं कहता हूँ कि कितनी बड़ी समस्या है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने ये ठान लिया कि आज मुझे सुसाइड करना है, सब कुछ पूरा इंतजाम कर लिया उसने, सुसाइड नोट भी लिख लिया, वो पेड़ से जाके एक बार लिपट जाए और पेड़ को केवल सुसाइड करने का कारण बता दे, मेरे से गारंटी कार्ड ले ले वो कि वो सुसाइड नहीं कर सकता। क्यों? कैसे? अंदर से इतना उसे वो हो जाएगा कि वो सारा भूल जाएगा। इतना पॉजिटिव ऑरा होता है उसका कि सारे नेगेटिव ऑरा को वो
खत्म करने का काम करता है। नहीं तो प्रयोग करके देखो, आपके सारे दर्शक प्रयोग करके देखें। आई होप किसी को प्रयोग ना करना पड़े। नहीं, मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ, हाँ। सुसाइड के लिए नहीं, मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ वो सुबह जब जगें, हाँ। सबसे पहले ना धरती को प्रणाम करें। हम्म। बाहर जब भी निकलें, जो पेड़ दिखाई दे मिल जाए, जिस साइड में जा रहे हैं जो पेड़ दिखाई दे जाए, आप उससे हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें। पहले दिन में वो जवाब नहीं देगा, दूसरे दिन भी नहीं देगा। 7 दिन जब होंगे कि जब आप उससे कोई बात करेंगे तो वो आपसे बात करेगा। क्या बोलता है सर पेड़ वापस, मतलब जो कैसे? नहीं बोलेगा वही हम्म। जो आप उससे पूछ रहे हैं, उसका जवाब वो देगा। आप करते हैं पेड़ से बात? मैं कितनी बार कर चुका हूं, हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई ना रॉकेट साइंस नहीं। इसके लिए है कि उससे हम कितनी दूर पे हैं, उससे हम कितने कनेक्ट हुए हैं, क्या हमारा भाव है उसके प्रति, और हम उससे क्या, देखो केवल कष्ट का निवारण नहीं करेगा वो। अगर आपकी कोई इच्छा भी है ना, कोई कामना भी है ना, आप अपने धार्मिक स्थल पे जाते हैं और वहाँ जाके है ना कुछ बोल के जाते हैं कि अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं ये करूँगा, करते हैं ना, सभी करते हैं। बिल्कुल। पूजा काम, हाँ, काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो नहीं होता है तो फिर रेट बढ़ाते हैं। 51 रुपये की जगह 101 और 1001 और ये इस तरह से। मानवीय स्वभाव है कि हो सकता है कि कोई कमी रह गई हो। बिल्कुल। आप है ना मन से पेड़ से कुछ भी मांग लीजिए, वो आपको हर हालत में देगा। क्यों? क्यों? वो ऐसे हाथ करके ऐसे नहीं देगा, लेकिन जो ऑरा है वो ऐसा उसको प्रतिकूल बनाएगा कि जो आपकी कामना है या आपका जो कष्ट है उसके निवारण में जो ज़रूरत है वो उसको, नेगेटिविटी है उसको हटाएगा, पॉजिटिविटी को और बढ़ाएगा, और जो आपकी कामना, क्योंकि नहीं ये सब है ना जो सूक्ष्म दुनिया है, ये चल ऐसे ही रही है। किसी का ग्रह खराब होता है, ये मैंने नहीं तैयार किया। ये जो ब्रह्मांड है, जो आकाश गंगा है, हमारी गैलेक्सी है, पल पल का हिसाब है। हमें ना 1000 साल बाद बता देंगे कि उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, है ना, उसकी कैलकुलेशन है ना साइंस में। ये पहले से तय है ना। साइंस जिसका नाम जब से आया उससे पहले भी ये थी। तो उस गणना को भी कौन सा ग्रह कौन सी जगह ठीक काम करेगा, उसके जैसे जैसे हमारी राशि होती है, ऐसे ही हर पेड़ की राशि है। जीव है, जो भी जीव है वो राशि है। मैं कहता हूं कि आप अपने राशि का पेड़ लगा दो, और मेरे से गारंटी कार्ड लिख के ले लो। आपका कोई कष्ट हो या आपकी कोई कामना हो, 24 घंटे में उसका अनुकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। सर कौन सा पेड़ किसको लगाना चाहिए वो समझा सकते हैं थोड़ा? जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ से बताया, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो 22 जुलाई है, उसके हिसाब से आप कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन से डेट के लिए कौन सा पेड़ सही होगा? राशि ये जानने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि नाम क्या है, और नाम भी वो माना जाता है कि जिस नाम से पहचान होती है। जिस नाम को मैं बोलूं, जैसे कि अभिनव नाम है जी, तो मैं अभिनव कहूँ तो आवाज़ अभिनव की तरफ से ही आएगी। तो उसका जो पहला अक्षर है उसके हिसाब से राशि तय होगी, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा।
क्योंकि न हमने स्वीकार किया है अभिनव होना, हम्म। वो हमारे साथ जीवंत है, अभिनव जीवंत है। और अभिनव आ से बनता है, आ की मेष राशि बनती है, तो मेष राशि को हम हर पल जी रहे हैं। हम्म हम जिस डेट को जन्म हुआ है उस डेट को हम हर पल नहीं जी रहे, हर पल हम नाम के हिसाब से जी रहे हैं। तो ज़्यादा जो प्रभाव करने वाला होता है वो ये होता है। वो भी माने, ये भी माने, जो भी माने लगा दें, और वो भी लगाएं, तारीख के हिसाब वाला भी लगाएं, ये भी लगाएं। ये तो बहाने ढूंढने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि लगाने के जितने बहाने हो सकते हैं। मैं तो श्राद्ध मनवाता हूँ लोगों से। अरे अपने पूर्वजों को लगा के ना याद करो, उनको देखो कि ये मेरा है। और हमने तो हरिद्वार में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। वहाँ अस्थि विसर्जन बहुत होता है, सभी जगह के जाते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं। हमने कहा है कि ना हम अभी अभी वो उसमें है, रिसर्च में है कि हमें ना डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं पेड़ में। हो सकता है 6-7% हमने माना है, साइंस ने भी मान लिया है। 6-7% हो रहा है। हम जो एस और जो बॉन्ड्स जो आते हैं उनके, जो अस्थि का आता है, हम उनसे कुछ हिस्सा लेते हैं और मिट्टी में मिला के उनकी राशि का एक पेड़ का बीज उसमें जर्मिनेट कर रहे हैं। तो कुछ अंश तो जा रहा है ना, फास्फोरस तो उन्हीं का जा रहा है ना। हमारे लिए जैसे 5 तत्व होने चाहिए, वैसे पेड़ के लिए 16 तत्वों की जरूरत है। 16 तत्व में 7-8 तत्व तो हमारे उस अस्थि के साथ जा ही रहे हैं ना। तो क्यों ना डीएनए जाएगा। हो सकता है उस आत्मा को हम जिंदा कर रहे हैं, उस रूप में जिंदा कर रहे हैं, पेड़ के रूप में। और अंश तो है ही, क्यों ना स्वीकार करेंगे। हमने जितनी एनिवर्सरी मनाई है, और हमने तो कई उसको यूनिवर्सिटी को कहा है कि डिग्री जब दो, जब लगाए हर स्टूडेंट पेड़ लगाए। बिल्कुल लगाए। सोचिए कितने लाखों बच्चे एक बार में पेड़ लगाएंगे। और हमने तो ना बोर्ड को भी कहा है कि अरे इस बहाने तो लगाएंगे, टॉपर से लगवा लो। लोग बोलेंगे जगह नहीं है, कहाँ लगाओ, ये हो वो है। ये बहाना है। जगह मन में होनी चाहिए, धरती भी मिल जाएगी, जहाँ चाहोगे वहाँ मिल जाएगी। मैं तो बहुत सारे घरों में ऐसे जाता हूँ जिन्होंने टेरेस गार्डन और क्या किचन गार्डन तैयार किए। आप करते हैं? हम भी करते हैं। आप सब्जियां भी उगाते हैं मतलब अपने? बिल्कुल। नेचर प्रदत्त जो भी चीजें हैं, जितनी दूरी इस आधुनिक काल में हुई है, क्योंकि हमारी नई जनरेशन को ये नहीं पता है कि गेहूं का पेड़ कैसा होता है, तो हम क्यों ना उसे बिल्कुल किचन तक ले जाएं। बिल्कुल। तो ये टेरेस से लेके, किचन से लेके, वर्टिकल से लेके कहाँ नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। और अगर किसी को जगह ना मिले, मैं आपके दर्शकों से भी अपील करना चाहता हूँ, कहीं नई जगह मिले तो हमको याद कर लेना, लेकिन लगाना जरूर। जगह न होने का बहाना नहीं चाहिए। वही मैं सोच रहा हूँ, अगर हर आदमी एक पेड़ लगाए तो 100 करोड़ लोग पेड़ बढ़ेंगे हमारे। बिल्कुल बढ़ेंगे। और इससे जो इम्पैक्ट होगा हमारी फ्यूचर जनरेशन का ज़िंदगी बढ़ेगा, हमारा ज़िंदगी बढ़ेगा। तो ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी, क्योंकि अगर शायद हम ये ना करें तो उतना आगे रास्ता हमारा नहीं बचेगा। इवेंचुअली जैसे आपने बोला, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हमें सबको जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। सर, आपका फाइनल मैसेज को जो आप देना चाहेंगे ऑडियंस को, कि कल से ये चेंज ला सको, माइंडसेट में चेंज ला सको, ताकि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ऑक्सीजन, उसको हम और वैल्यू कर सकें। मेरा ना 2000 के आसपास एक टैगलाइन थी, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम।
हम्म। कोविड के बाद उस टैगलाइन को मैंने थोड़ा चेंज किया। अच्छा। मैंने कहा है कि सांसें हो गई हैं कम, हो गई है कम। अब तो पेड़ लगाएं। हम्म सांस को हम जीवन माने अपना। हम्म और मैंने तो वृक्ष कथा का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। वो क्या होता है? जिस तरह से ये कथाएं होती हैं, इन कथाओं से थोड़ी सी आध्यात्मिक भाव जगता है, जुड़े रहते हैं हम उसके साथ। लेकिन वृक्ष कथा के साथ उसकी रियल स्टोरी के साथ कि वृक्ष का महत्व हमारे साथ क्या है और वृक्ष को हमें क्यों लगाना चाहिए। वृक्ष चालीसा का पाठ, वृक्ष आरती हो तो अंदर तक एक बात जाती है। करेक्ट। ये भी स्वीकार हम करें और एक नियम बनाएं कि सुबह सुबह जब भी कोई पेड़ दिखाई दे उसको प्रणाम करें, तो प्रणाम करें। उसके साथ है ना बातें हमारे आत्मीय एक संबंध स्थापित होगा। और अगर कोई पेड़ कट रहा है तो उसके दर्द को खुद भी महसूस करें। प्रयास करें कि जितना लगाना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी पेड़ को बचाना है। पेड़ को बिल्कुल नहीं कटने दें, किसी भी हालत में न कटने दें, और जितना लगाया जा सके लगाने के बहाने ढूंढें। क्योंकि हमको ये जिंदगी पहली और आखिरी बार मिली है। बिल्कुल। हमको इस जिंदगी में क्या पता अगला पल हमें मिलेगा जीने के लिए या नहीं मिलेगा। अब जो पल है हमारे पास, इस पल को हम इस प्रकृति के नाम समर्पित कर दें। और सर आप में शायद हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि आप पिछले 40 साल से हर एक दिन एक पेड़ लगाते हैं, ये बात सही है? बस एक नियम बना उसी घटना के बाद, और एक नियम कि हर दिन लगाया जाए, जहाँ भी लगाया जाए। विषम परिस्थिति होती है तो अगले जितनी कमी हो गई है उसको बैलेंस किया जाए। तो रेनी सीजन में हमारे अभियान में हम लक्ष्य बनाते हैं कि जैसे कि अभी हम मिशन 125 करोड़ की जो बात की, सब लोगों को जोड़ के करोड़ों नहीं अरबों नहीं, हमें भारत अकेले भारत के लिए 35 अरब पेड़ों की जरूरत है। वाह। हम एक जनसंख्या तो बढ़ाते जा रहे हैं, पेड़ नहीं बढ़ रहे हैं। 35 अरब पेड़ अकेले भारत को जरूरत है। और ये हम ठान लें, ये मान लें कि 125 करोड़ मिशन 125 करोड़ जब हम जिस दिन शुरू किया था और पहला पेड़ जिस दिन लगाया था, तो हमने ना उस संख्या को 125 करोड़ को घटा के 124 करोड़ 99,999 कर दिया था, 125 करोड़ से घटा के। तो एक एक घटेगा तो हमारे जो 35 अरब की जो कमी है उस कमी को हम पूरा करने में जहाँ तक कामयाब होंगे होना चाहिए। ये हम हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपके दर्शकों से एक अपील और करना चाहूँगा कि 1950 में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की घोषणा हुई। हम जानते हैं हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ये सारी घोषणाएं 24 जनवरी 1950 को हुई। उस दिन है ना राष्ट्रीय वृक्ष की भी घोषणा हुई, लेकिन 75 साल होने को है। हम अपने देशवासियों को यह नहीं बता पाए कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी होता है। होता है तो उसका नाम ही होता है। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करें, करना चाहिए। हम राष्ट्रगान को सैल्यूट करें, करना चाहिए। पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए। जिस तरह से हमारे अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं, सरकारी और हम नागरिक होने के नाते जिस तरीके से उनका सम्मान करते हैं,
प्रोटोकॉल में हम्म, हमें राष्ट्रीय वृक्ष का भी उतना ही मान करना चाहिए। बिल्कुल सही। कम से कम सरकारी कार्यालय, सरकारी जितनी भी जगह हैं, हम्म, 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 उस दिन राष्ट्रीय वृक्ष का रोपण जरूर होना चाहिए। हम्म, 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 और हमने तो ये मांग, हमारा जो हरित सत्याग्रह है वो यही है कि पेड़ को जीवित प्राणी का वैधानिक दर्जा मिले, हम्म, एक राष्ट्रीय वृक्ष नीति बने हम्म, कठोर, 1998-88 वाली नहीं। हम्म, हम्म, हमारा ये कहना है कि जैसे हमारी जनगणना होती है वैसे वृक्ष जनगणना हो, हम्म, और जैसे हमारा आधार कार्ड है हम्म, ऐसे ही एक यूआईडी नंबर हर पेड़ का भी बने। हम्म, हम्म, हमारी ये भी मांग है कि हम राष्ट्रीय ध्वज जहाँ रोहण करें वहाँ राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का रोपण अनिवार्य हो। हम्म, हमारी ये भी मांग है हरित सत्याग्रह के माध्यम से कि जो वन क्षेत्र है, वन भूमि है, वो गैर वानिकी काम के लिए किसी भी हालत में उसका परिवर्तन ना हो, लैंड यूज चेंज ना हो। आज भारत का 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का कारण केवल यह है कि हमने फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट काम के लिए यूज किया है। यूज किया है। हम्म, इस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। मैं उदाहरण देता हूं कि जापान जैसा देश जहां हर सेकंड में शायद भूकंप आता होगा, हम्म, और वहां 67% फॉरेस्ट कवर है, हम्म, बस, और कोई प्लांटेशन ड्राइव नहीं चलाता। हम्म, वहां ये समाधान है कि फॉरेस्ट लैंड में मानवीय हस्तक्षेप वर्जित है। अगर उसे लकड़ी की जरूरत होगी तो भारत से मंगाएगा, अपने जंगल से नहीं लेगा, दूसरे देशों से मंगाएगा। हम्म, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत से ही मंगाता है। इम्पोर्ट करेगा। तो जबकि वहाँ 67% है और हमारे यहाँ इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए ये मानक है कि 33% ग्रीन कवर होना चाहिए हम्म, भूभाग का। भारत में हम 20 पे टिके हैं, बस 1950 से बस 20। 20, और कितने ड्राइव चलाते हैं। हमें खुद आगे आना होगा। सरकार की योजनाओं के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना, सरकार अपना काम करेगी, हम्म, लेकिन हमको क्या करना है ये जिम्मेदारी हमने खुद लेनी है। बिल्कुल तो आपके दर्शकों को बहुत धन्यवाद। सर, आपको धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये मेरे मानना है कि बहुत ही एक सेल्फलेस चीज़ है कि आप पर्यावरण का ध्यान रख रहे हैं, और वो ध्यान रखते हुए आप हम सबका भी ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो ग्रीन वॉल हो, चाहे वो हर दिन एक पेड़ लगाना हो, उससे शायद हज़ारों और लाखों लोग का ज़िंदगी बेहतर हो सकता है, और हो रहा भी है। तो आपका धन्यवाद सर, आपके टाइम के लिए धन्यवाद, आपके मेहनत और एफर्ट्स के लिए धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं तो डेफिनेटली चेंज करूँगा, चाहे वो जन्मदिन हो। मैं नहीं कर रहा कि मैं हज़ारों पेड़ लगाऊंगा, एक ही पेड़ हो। इस पॉडकास्ट के बाद हम बाहर जाके पेड़ लगाएंगे। मैं अपने जन्मदिन या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के कंपनी के दिन पे हम पेड़ लगाएंगे। और मैं अपने दर्शकों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी लगाएं। अगर हम 10,000 12,000 जो भी संख्या है, सब एक पेड़ भी लगाते हैं, वो शायद 12,000 नए पेड़ हों। राइट सर। बिल्कुल धन्यवाद एग्री टॉक पे आने के लिए सर, धन्यवाद धन्यवाद। आपके टाइम के लिए। और अपना जो आप काम कर रहे हैं करते रहिए, हम आपका साथ ज़रूर देंगे। थैंक यू सो फिर मच सर। मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर।